जय हिंद। आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, बहुपद। अब बहुपद को अपन किसे डिनोट करते हैं भाई? px से। और px में जो x की उच्चतम घात होती है, x की उच्चतम घात, उसको अपन क्या बोलते हैं? बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे किसी बहुपद में मान लो, यदि किसी बहुपद में x की जो उच्चतम घात है वो क्या है? 1 है, तो हम उसको एक घात बहुपद नहीं बल्कि रेखिक बहुपद बोलेंगे। रेखिक बहुपद। जैसे मान लो x - 2 = 0। अब x की उच्चतम घात तो 1 ही है। जैसे 7x - 2 = 0। यहाँ भी x की उच्चतम घात कितनी है? 1 ही तो है। क्या किया था? x - 2 = 0, 7x - 2 = 0, ये सब क्या है? रेखिक बहुपद के उदाहरण है। यदि बहुपद की घात कितनी हो, बहुपद में x की जो घात है, x की उच्चतम घात यदि 2, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्या हो? 2। जैसे x² - 3 = 0, ये क्या है? उसकी घात 2 हो तो उसको अपन द्विघात बहुपद बोलते हैं। कैसा बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब उसकी उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। अगर मान लो x² - 5x + 3 = 0 है, तो यहाँ आप बोलोगे कि यार ये तो रेखिक भी है और ये 2 भी आ रही है, 1 भी आ रही है। तो 2 भी 1 को नहीं, x की अपन को कौन सी घात देखनी है? सबसे उच्च वाली। अगर सबसे उच्च में 2 आ रही है तो वो द्विघात बहुपद है। यदि सबसे उच्च में 3 आ रही है तो वो त्रिघात बहुपद है। अगर मान लो किसी के अंदर 2 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है और 1 तो आ ही नहीं रही, तब भी द्विघात बहुपद है। अगर किसी में 3 आ रही है और x² = 0 आ रहा है, तो मान लो इसमें अपन को पूछे भाई ये कौन सी है, तो ये द्विघात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर उच्चतम घात देखे, सबसे ऊंची वाली घात देखे, तो वो 3 आ रही है, 2 नहीं आ रही। तो अपन क्या बोलेंगे भाई? ये कैसा है? त्रिघात है, फिर द्विघात नहीं है। तो अपन तीसरा जो लास्ट टाइप है, इतना ही आया है अपने सिलेबस में, x की घात, या कह सकते हो उच्च घात या उच्चतम घात, वो कितनी हो? 3 हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। x की उच्चतम घात कितनी हो? 3 हो। जैसे मान लो u³। x की यहाँ चर की मान सकते हो आप, x की भी गलत है, यहाँ पर चर बोल सकते हो आप। चर पद, कोई भी चर पद, वेरिएबल। तो मान लो कोई भी चर है, मान लो u² - 5u + 3 = 0 है, तो यहाँ पे 1 भी आ रही है और 2 भी आ रही है, तो ये त्रिघात होगा क्या? नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे u³ + 5 = 0 आ जाए, यहाँ पे 2 भी नहीं आ रही, 1 भी नहीं आ रही, लेकिन 3 आ रही है, तो केवल अपन को कौन सी घात देखनी है? सबसे हाईएस्ट जो पावर है वो देखनी है। अपन को छोटी वाली पावर नहीं देखनी है, उसको काउंट ही नहीं करना है। अगर किसी पूरी इक्वेशन में यदि पावर 2 आ रही है तो वो द्विघात है, अगर हाईएस्ट 3 आ रही है तो वो त्रिघात है। ऐसे ही रेखिक अगर 1 ही आ रही है तो। और अगर अपन देख रहे थे, इससे आगे भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे भाई शून्य क्या होते हैं। इसके आगे का टॉपिक ये है अपन। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया भाई, द्विघात क्या है, त्रिघात क्या है, रेखिक क्या है। तो ये तो गए अपने बहुपद के टाइप। अब इसमें दिया हुआ है आगे, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। इसका मानक रूप अपने जो दिया हुआ है, वो मानक रूप दिया हुआ है द्विघात समीकरण का। किसका दिया हुआ है? द्विघात समीकरण का मानक रूप कह दो या व्यापक रूप कह दो। मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। और वहाँ पे कंडीशन दी है कि a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लो आप a को ही 0 मान लोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा,
अगर a को 0 मान लेंगे तो a बराबर तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये पद तो क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या, bx प्लस सी। और bx प्लस सी में x की यानी कि चर पद की अधिकतम घात कितनी आ रही है, एक ही आ रही है। तो चर पद की घात यदि एक ही रहेगी तो अपन ये कह सकते हैं भाई वो तो फिर रेखिक हो गया ना, द्विघात हुआ ही नहीं। इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है कि a 0 नहीं होना चाहिए, तब अपन वो क्या रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा। फिर इस द्विघात के अपन को क्या ज्ञात करने रहेंगे, शून्यक। देखो जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने मान आते हैं। जैसे मान लो त्रिघात है, कोई त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, मतलब 3 पावर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो मान लो अगर अपन उसको सोल्व करेंगे तो उसके जो चर है ना उसके 3 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 3 वैल्यू प्राप्त होगी। अब वो तीनों वैल्यू सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन त्रिघात में 3 मान आएंगे। ऐसे ही द्विघात दिया हुआ है बहुपद तो उसमें 2 मान आएंगे। अगर रेखिक है तो उसमें 1 ही मान आएगा। जैसे x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x का कौन सा मान रखें कि ये समीकरण 0 हो जाए, तो अपन x बराबर 2 ही तो लिख सकते हैं, 2 के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पर ताकि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे केवल x का एक ही मान प्राप्त हो रहा है 2। यहाँ मान लो x - 2 और x - 1 बराबर क्या है, 0 है। अब ये समीकरण 0 कब हो सकती है, अपन x बराबर 1 रख दें। देखो यहाँ पे अगर x बराबर 1 रख दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 इससे गुणा होगा तो फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 - 2 तो क्या आएगा, -1 - 1 × 0 क्या मिल जाएगा, 0। तो अपन को x बराबर 1 वैल्यू उसकी मिल सकती है। दूसरी क्या, अपन x बराबर 2 भी लिख सकते हैं। जैसे x बराबर अपन 2 लिख दें यहाँ पर, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और 2 - 1 + 1 हो जाएगा। +1 को 0 से करोगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो x² - 3x + 2 बराबर 0 ऐसा कुछ मिलेगा, यही मिलेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं भाई ये कब संतुष्ट करेगा, x के 2 मानों पर संतुष्ट है ये, एक तो 1 पर है, एक 2 पर है। जबकि ये कैसा समीकरण है, द्विघात है, त्रिघात है कि रेखिक है, द्विघात है। तो द्विघात है तो 2 मानों पर संतुष्ट कर रहा है, एक घात है तो 1 पर संतुष्ट कर रहा है, त्रिघात होगा तो 3 पे, चतुर्घात होगा तो 4 पे। ऐसे क्या करता रहेगा, ये संतुष्ट करता रहेगा। तो मतलब जितने चर की जितनी अधिकतम घात होती है उसके मान भी उतने ही प्राप्त होते हैं। यानी कि चर के 3 मान प्राप्त होंगे यदि वो त्रिघात का बहुपद है, चर के 2 मान प्राप्त होंगे यदि वो द्विघात बहुपद है। अपन मानक रूप पढ़ रहे थे। अब मानक रूप में अपन को इससे पहले एक ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन अपने 2.1 में जो है वो दिया हुआ है। जैसे मान लो मानक रूप है ax² + bx + c के लिए अपन देख रहे हैं। इसके लिए अपन देखना चाहते हैं भाई ग्राफ में यदि किसी लाइन का ग्राफ, ये तो x डैश y डैश, ये अपन को प्राप्त हो गया। एक लाइन है, मान लो x के अंदर कोई रेखिक बहुपद है। कैसा है, ग्राफ देख के समझ जाओ भाई, रेखिक मतलब रेखा प्राप्त हो रही है। रेखा प्राप्त होता है मतलब वो समीकरण कैसा है, रेखिक है। तो अगर रेखिक है इसका मतलब x के कितने मानों पर संतुष्ट है, कितने भी मानों पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये तो y पे संतुष्ट है, x पे ही नहीं, क्योंकि ये x अक्ष को एक बार में नहीं काट रहा है। सीधी भाषा में अपन बोलना चाहे तो x अक्ष को जितनी बार ये ग्राफ काट जाए या फिर ये लाइन जो भी अपन को ग्राफ दिया वो काट जाए उतनी बार होगा, ये 0 बार हो जाएगा। जैसे अपन को ऐसे दिया हुआ रहता, किसी इक्वेशन का ग्राफ है वो ऐसा है, तो अपन को दिया हुआ रहता भाई बताओ ये ग्राफ x के कितने मानों पे संतुष्ट करेगा, या कितने इसके शून्य होंगे, जीरोस, कितने इसके शून्य प्राप्त होंगे। तो देखो ये ग्राफ यदि x अक्ष पे एक जगह तो यहाँ काट रहा है, दूसरी जगह यहाँ काट रहा है, तीसरी जगह कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो इसके कितने शून्य प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये ऐसा नहीं होता और मान लो ऐसा होता, अब हमें पूछे कि ये x से कितने मानों को संतुष्ट करेगा या कितने मानों को संतुष्ट करेगा, तो बताओ कितने को करेगा। भाई y का नहीं देखना, अपन को किसका देखना है, केवल x का। ऐसे कितने शून्य होंगे, तो मुझे बताओ इसे कितने शून्य होंगे। यहाँ से अपन देख सकते हैं ये एक ही जगह x पूरे x को एक ही जगह काट रहा है, तो ये केवल 1 मान ही देगा। अब मान लो ये ग्राफ ऐसे ना हो के ऐसे होता, थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा टच करके जाता, तो अपन इस पूरे को एक ही काउंट करेंगे, 2 काउंट नहीं करेंगे। अलग अलग जगह आप देखो भाई, ये देखो ऐसे x अक्ष को मान लो ये ऐसे थोड़ा टच करके जा रहा है,
दूर में जाता देख भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अड़के जा रहा है थोड़ा, तो अपन किसको इसको एक ही काउंट करेंगे। एक ये हो गया, दो ये हो गया और तीन ये हो गया, तीन मानों पर संतुष्ट है। तो 2.1 में से आप जो ग्राफ दिए हुए हैं वो आप कर सकते हो, इजी है। केवल ये देखना है हमको कि एक्स अक्ष पर कितनी बार वो जो ग्राफ है या जो समीकरण का ग्राफ है वो काट रहा है, उतने ही उसके शून्य प्राप्त हमें होंगे। इसका मानक रूप है। अब मानक रूप से अपन क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। मानक रूप से अपन क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे और उन शून्य को में क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। शून्य को में कुछ संबंध होते हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये मान लो इक्वेशन दी हुई है अपन को, हमारे सिलेबस में जो केवल और केवल द्विघात बहुपद है उसके ही शून्य ज्ञात करने सिखाए गए हैं, या वही दिया हुआ है, उसके बाद त्रिघात का नहीं दिया हुआ है, तो अपन द्विघात की बात करेंगे। तो शून्य जो है, मान लो मैंने मान लिया कि इसके दो मान प्राप्त होते हैं। भाई x के दो मान प्राप्त होंगे तभी तो द्विघात समीकरण होगी, चाहे वो बराबर हो चाहे अलग हो। तो x के अपन को दो मान प्राप्त हो गए, एक तो हो गया एल्फा और एक हो गया बीटा। एल्फा और बीटा अपन को दो मान प्राप्त हो गए, तो इन एल्फा और बीटा में कुछ संबंध होता है जो इसको सत्यापित करता है, और ऐसा क्वेश्चन हमारे आता है, इसको करना रहता है। तो यदि इन शून्य को क्या करें, योग किया जाए, शून्य को क्या किया जाए, योग किया जाए, अर्थात एल्फा प्लस बीटा दो शून्य को उनका क्या कर दें, योग कर दें, तो हमेशा -b/a के बराबर होगा। एक तो ये संबंध होता है। दूसरा संबंध क्या होता है कि यदि शून्य को क्या कर दें, गुणनफल कर दें, गुणा कर दें या गुणनफल ज्ञात करें, तो वो क्या होगा, एल्फा क्रॉस बीटा, या कह दो डॉट बीटा, एल्फा डॉट बीटा गुणा, या डायरेक्ट एल्फा बीटा कह दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या आएगा, c/a। तो ये अपन को दो संबंध पता कर रहे हैं। आप लिख लो इनको भाई, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a = 0 है, तो वहाँ पे अपन को दो शून्य प्राप्त होते हैं, माना कि एल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं। तो अगर एल्फा और बीटा का योग करें तो -b/a के बराबर होगा। अब b कहाँ से आएगा भाई, b यहाँ जो वैल्यू है वो यही है, और a कहाँ से आएगा, a ये रहा, c यहाँ से देख सकते हो और a भी यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा हमको, एल्फा प्लस बीटा -b/a और एल्फा डॉट बीटा c/a। ये आप लिख लो। बाय। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखेंगे भाई, अब शून्य ज्ञात करके उनमें संबंध करना तो बाद में है, पहले शून्य ज्ञात करें तो आने चाहिए ना। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, फैक्टर मेथड के द्वारा। ठीक है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं भाई। x² - 2x - 8 = 0। अपन को ये दिया, इसी ये करना अपन को शून्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसका जो कोफिशिएंट है, यहाँ से आप तुलना करो ax² + bx + c से बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो एक की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू क्या है, -2 है, और c की वैल्यू क्या है, -8 है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो, ऐसे सोच रहे हो कि भाई ये प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो यहाँ प्लस का 2 ही होना चाहिए b की वैल्यू, तो आप गलत सोच रहे हो। देखो x² मतलब 1x² लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, +-2x लिख सकते हैं, और फिर +-8 = 0 लिख सकते हैं। भाई प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 1 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से आप कंपेयर करो, a की जगह कितना है 1, प्लस की जगह कितना है प्लस, x की जगह कितना है x। अब प्लस और x के बीच में क्या बच गया, b, तो b की वैल्यू क्या होगी, -2। ऐसे ही c की वैल्यू क्या होगी, -8। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई b की वैल्यू -2 कैसे आ गई, +2 आनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं भाई, x² - 2x - 8 बराबर ये दिया हुआ है। अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले a को अपन c से गुणा करेंगे, बिना चिन्हों का ध्यान रखें, चिन्हों का ध्यान नहीं रखना है। तो इसका तो 1 है, इसका 8 है, तो 1 और 8 को गुणा करने पे आंसर आ गया 8। 8 के करने हमको फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। 2 आ गया, 4 आ गया, और 2 दूनी 4 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, अर्थात 2 × 2 × 2 आ गए। अब हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि इनको गुणा करने पे तो 8 है, जो कि आएगा ही अगर आपने फैक्टर सही किया है तो। दूसरी बात है, इनकी ऐसी व्यवस्था करनी है कि यहाँ पे प्लस माइनस का 2 आए। तो अगर अपन क्या कर सकते हैं, इसको इसको गुणा करके 4 बना ले, और इस 2 को ऐसा कैसा लिख दें,
अगर मैं प्लस का 4 लेता हूँ और प्लस का 2 लेता हूँ तो प्लस का 6 होता है, ठीक है। अगर मैं प्लस का 4 लेता हूँ और माइनस का 2 लेता हूँ तो मुझे प्लस का 2 मिलेगा, तो अपन को माइनस का 2 चाहिए। अगर अपन माइनस का 4 लें और माइनस का 2 लें तब अपन को माइनस का 6 मिलेगा। अगर अपन माइनस का 4 लें और प्लस का 2 लें तब अपन को जाके माइनस का 2 मिलेगा। मतलब ये वाली कंडीशन अपने सही बैठ रही है, तो इस वाली कंडीशन को अपन यूज़ करेंगे। तो इस वाले को तो छेड़ना नहीं है, ऐसा कैसा उतार दो एक्स स्क्वायर। अब इस वाले को यूज़ करना है, -4x + 2x, -4x + 2x, माइनस का 8 बराबर 0। अगर इतना काम कर लिया तो बस हो गया। अब तो इसके बाद इन दो पदों का ध्यान रखना है और इन दो पदों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें से जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन बाहर निकालना है। यहाँ से अपन x कॉमन ले सकते हैं, x के अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर यहाँ से x गया तो क्या बचा, x ही तो बचा, x × x, x स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर -4x में से अगर x निकाल लिया तो माइनस का 4 ही तो बचा। इसका कर लिया, ऐसा का ऐसा ही अपन को यहाँ उतार देना है बिना सोचे समझे, ठीक। अगर ऐसा का ऐसा यहाँ नहीं आ रहा है मतलब आपने गलत कर दिया है, फिर बैठ नहीं रहा है। तो अब इनको तो यहाँ कर दिया, इसको यहाँ करते हैं। अगर ये x है तो इसको मेरे को क्या बनाना है, 2x बनाना है, प्लस का 2x। तो मैं +2 से गुणा कर दूँ तो +2x बन जाएगा, और +2 को -4 से करेंगे तो फिर -8 बन जाएगा। मतलब अपनी जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो इसको तो ये डिब्बे को एक बार लिख दो, यानी कि x - 4, और यहाँ क्या आ जाएगा x + 2 बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अपन इसको भी एक बार 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी एक बार 0 के बराबर रखेंगे। भाई अपन 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर क्यों नहीं रख रहे हैं? तो उसके पीछे लॉजिक है भाई, यदि कोई संख्या a है और यदि कोई संख्या b है, उनको गुणा करने पे आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब या तो a 0 हो सकती है भाई, या तो a 0 हो सकती है, या फिर b भी 0 हो सकती है। हो सकता है a कोई संख्या हो और b 0 हो सकता है a 0 हो और b कोई संख्या हो, तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। साथ में ये भी तो हो सकता है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो, क्योंकि a और b 0 0 होंगी तो उनका गुणा 0 ही आएगा, ठीक है। इसलिए अपन इनको 0 के बराबर रख रहे हैं, 1 2 3 4 के बराबर, किसी दूसरे नंबर के बराबर नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ से देखो भाई, अगर x - 4 बराबर मैं 0 लिखता हूँ तो x बराबर मुझे क्या मिलता है, 4 मिलता है। और यहाँ से दूसरी कंडीशन देखो, x + 2 बराबर 0 लिखता हूँ तो मुझे x बराबर -2 मिलता है। ट्रांसफर कर दो भाई, इधर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये दो अपन को शून्य मिल गए। अब चाहो तो आप इसको अल्फा मान लो, चाहे इसका बीटा मान लो। तो अल्फा बराबर मिल गया 4 और बीटा बराबर कितना मिल गया, -2। अब अपन ने जो संबंध बने थे उनको सत्यापित करेंगे। अपन संबंधों की क्या करेंगे, जांच करेंगे। संबंधों की जांच जब अपन करेंगे तो अपन ने संबंध पहले स्थापित किया था कि शून्यकों का योग जो है, शून्यकों का योग जो है वो -b/a के बराबर होता है भाई, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो a b c के मान पहले लिख लो। a का मान तो 1 है, b का मान -2 है और c का मान -8 है। अब कर लो, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब यहाँ से आप देखो, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो -b/a के बराबर होगा। अब अल्फा का मान कितना, 4, बीटा का मान कितना, -2, और बराबर क्या आ गया, -b। अब b का मान कितना है, -2, -b का मान -2 नहीं है, b का मान -2 है। a का मान कितना, 1, 4 -2 कितना रह गया, 2 रह गया। और यहाँ पे -2 सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहाँ आ गया +2। तो क्या ये और ये बराबर आ गए, इसका मतलब हमारे जो शून्य का वो सही है। अब दूसरी कसौटी है कि शून्यकों का गुणा, ये c/a के बराबर होना चाहिए। शून्यकों का गुणा मतलब अल्फा डॉट बीटा बराबर c/a होना चाहिए। c का अल्फा का मान कितना है, 4, और बीटा का मान कितना है, 2, वो c/a के, c का मान कितना है, -8, और a का मान कितना है, 1, यहाँ -2 है भाई। 4 × -2 करोगे तो -8 आएगा, और इधर कितना आ रहा है, -8। मैंने पहली क्लास में बताया था कि 8/1 में और 1/8 में और 8/1 में फ़र्क है। इसका मतलब है ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब है ये इंटीजर है। मतलब 1/8 का मतलब है किसी चीज़ के 8 टुकड़े किए, उसमें से एक टुकड़े को दर्शा रहा है, जबकि ये बता रहा है कि किसी चीज़ के एक टुकड़ा है
और 8वां भाग उस 1 में ही है। तो कहने का मतलब है ये बटा होता है 8/1 लिखो, आप चाहे 8/1 लिखो चाहे 8 लिखो, बात एक ही, ठीक है। तो इसको उतार लो। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 15 बराबर 0। एक क्वेश्चन ये दिया, तो देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें b है ही नहीं। अगर अपन इसको कंपेयर करें x² + bx + c से, तो b कौन है जिसके साथ x आता है, तो b कौन होता है जिसके साथ t आता, लेकिन t तो यहाँ पे है नहीं। तो मतलब a तो क्या है 1 है, b बराबर क्या 0 है, भाई कुछ नहीं तो 0 है, और c बराबर क्या हो गया -15 हो गया। अब यहाँ से अपन इसके क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे। अब मूल निकालेंगे तो भाई t² बराबर, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो कितना आएगा, प्लस के 15 हो जाएंगे, और t बराबर क्या हो जाएगा √15, और √15 का मतलब क्या हो गया ±15, ठीक है भाई। वर्गमूल जो है वो 2 देता है, क्यों, क्योंकि मान लो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 आता है, तो -2 का स्क्वायर 4 नहीं आता है क्या, आता है ना। तो यही बात बोल रहा है कि ये माइनस में भी प्लस में भी दोनों में एक ही संख्या को 2 मान देता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो ये ±√15 आ गए। तो एल्फा तो मान लिया आपने √15 को, और बीटा मान लिया हमने -√15 को, ठीक है। ये 2 मान अपन को प्राप्त हो गए, 2 शून्य प्राप्त हो गए। अब अपन जानते हैं भाई शून्यकों का जो योग है वो -b/a के बराबर होता ही है। यहाँ से देखो आप, शून्यकों का योग जो है, यहाँ से कंपेयर करो इसको, a की वैल्यू कितनी आ गई, b की कितनी आ गई और c की कितनी आ गई। a की वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू कितनी आ गई -15। अब यहाँ से देखो एल्फा प्लस बीटा यानी कि √15 प्लस -√15 बराबर क्या, माइनस का b/a है, माइनस का 0/1। अब भाई प्लस के √15 माइनस के √15 0, और बराबर इधर भी क्या आ गया 0, तो कुल मिला के 0 बराबर 0 मतलब हमारा सही है। शून्यकों का जो गुणा है वो आना चाहिए c/a के बराबर, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करते हैं तो ये √15 इंटू करते हैं माइनस के √15 से, और यहाँ आएगा कितना c/a, c की वैल्यू कितनी -15, a की वैल्यू कितनी 1। अब √15 को √15 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 15, और प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो 15, यानी कि -15 और -15 बराबर। अब रूट और रूट को गुणा करने पे क्यों आ जाता है, अगर a की पावर m है और दूसरे में यदि a की पावर n है, तो अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो a की पावर m + n हो जाती है। और मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि किसी के ऊपर रूट है, इसका मतलब उसकी घात 2 है, तो अपन अगर 15 की घात 1/2 माने, उसको गुणा करने 15 की घात -1/2 से, सॉरी -15 की घात कितनी है 1/2 है भाई, रूट और रूट ही तो है, तो माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस तो बाहर आ गया। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जानी चाहिए, 1/2 और 1/2 जुड़ जाना चाहिए। अब यहाँ से -15 की घात कितना आ गया, आधार आधा कितना हो गया 1, और 15 की घात 1 का मतलब 15 ही होता है, इसलिए वो -15 है, ठीक है। इसको उतार लो। इसके आगे आप जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा। इसके बाद यदि शून्यकों का योग और गुणनफल अपन को दिया हुआ हो और अपन को बोले कि आप ये बताओ कि अब जो जिस समीकरण के ये मूल है वो समीकरण क्या है, ठीक है। तो अपन को मूल दिया हुआ है, मान लो जैसा कि पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 और -1, शून्यकों का योग वो तो दिया हुआ है 1/4, और शून्यकों का गुणा वो दिया हुआ है कितना 1। अब अपन को बताना है कि शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल है, तो हमको ये बताना है कि वो द्विघात समीकरण क्या है।
वो द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल ये हैं। तो अपन क्या करेंगे, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि अपन को a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू चाहिए। अगर ये तीनों आ जाएगी तो अपन के पास x तो है ही और c की वैल्यू रखी देंगे। तो अपन जानते हैं भाई शून्यकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है ना। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अपन ये भी बात तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है उसका मान -b/a के बराबर होता है, अभी अपन ने पढ़ा। तो -b/a की वैल्यू आ गई 1/4 के बराबर। यहाँ से अपन देखते हैं भाई, इस माइनस के निशान को मैं उधर भेजता हूँ, तो b/a की वैल्यू आ गई -1/4 की। तो यहाँ से कंपैरिजन से तुलना करने पर अपन बता सकते हैं, तुलना करने पर b बराबर तो आ गया -1 और a बराबर कितना आ गया 4। अब शून्यकों का गुणा कितना दिया हुआ है, अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ है 1। अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या होता है, c/1 बराबर कितना 1। अब अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आएगा c बराबर a। अब c बराबर a तो c बराबर है a के, और a का मान कितना है 4, तो c बराबर कितना आ गया 4, यानी कि a, b और c की वैल्यू अपने पास आ गई। अब मानक रूप में इसको पुट कर देंगे भाई। मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो वो अज्ञात द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी, a का मान कितना आ गया भाई 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी -1 और x का x प्लस c की वैल्यू कितनी है भाई 4। तो 4 पुट कर दो बराबर 0। तो यहाँ से 4x² माइनस प्लस माइनस 1 को अपन लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख देंगे x और प्लस 4 बराबर कितना आ गया 0, यानी कि 4x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0 के जो मूल हैं वो 1/4 और 1 है। मूल्यों का जो योग है वो तो 1/4 है, मूल्यों का जो गुणा है वो 1 है। अब इसके मूल तो अलग अलग हो सकते हैं, पर जो दो मूल आएंगे ना, इसको अपन सोल्व करेंगे और उससे अल्फा की और बीटा की जो वैल्यू आएगी ना, जो वैल्यू अपन को अल्फा बीटा की मिलेगी, उनका यदि योग करेंगे ना तो अपन को 1/4 मिलेगा, और उनका यदि गुणा कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, वो समीकरण वापस निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, योग दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, तो योग के बराबर योग रखो। अब कंपेयर कर दो और यहाँ से b की वैल्यू निकाल दो और c की वैल्यू निकाल दो। अगर तुमको ये कन्फ्यूजन हो, देखो भाई -1/4 में, -1/4 में और 1/-4 में कुछ ही फर्क नहीं है, तीनों बातें एक ही है। इन तीनों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ये तीनों बराबर है। ये चिन्ह कहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको कंपेयर करते वक्त ध्यान रखना है कि जैसे b की वैल्यू मतलब a को अपन को पॉजिटिव में रखना है, बात ये है a को अपन को पॉजिटिव में रखना है। तो अब अगर मैं a बराबर, अगर b/a जो है वो माइनस का 1/4 दिया हुआ है, अगर मैं इसको मान लो यहाँ लगा दूँ और a की वैल्यू -4 ले लूँ और b की वैल्यू 1 ले लूँ और c की वैल्यू कितनी आएगी -4 आ जाएगी, तब भी वही समीकरण आएगा, बस यहाँ -4 हो जाएगा और यहाँ भी -4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब पूरी समीकरण से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, वापस यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ वापस प्लस हो जाएगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है। तो आप कहीं ले लो, ये तीनों बातें एक ही बात है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। √2 और 1/3, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। भाई अपन को शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है √2, और शून्यकों का गुणा कितना दिया हुआ है, एक है क्या, और √2 और 1/3, ठीक है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2। अब यहाँ से अपन कंपेयर करते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है -b/a के, वो किसके बराबर दी हुई √2 के। तो -b को अपन चेंज करें तो अपने पास क्या मिला, b/a की वैल्यू मिल गई -2/1 मान लो। एक तो सब संख्या के नीचे होता ही है, एक से सब विभाजित होती है। तो यहाँ से अपन कंपेयर करें तो अपन को 1 की वैल्यू तो कितनी मिल गई भाई
बी की वैल्यू तो मिल गई माइनस की रूट 2 और ए की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 1 मिल गई। ठीक है, अब अपन को शून्य का गुणा जो है वो दिया हुआ है 1/3, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। अल्फा डॉट बीटा जो होता है वो C/A के बराबर होता है और वो 1/3 के बराबर दे रखा है। यहाँ से आप कंपेयर करो, C बराबर क्या आ गया, A/3 आ गया। अब A की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई, रूट 2 दी हुई है ना, सॉरी A की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, A की वैल्यू 1 दी हुई है ना, तो 1/3 किसकी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई। अब अपन इसको कंपेयर करते हैं हमारे मूल जो मानक रूप है उससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a की वैल्यू तो कितनी है 1, तो x² आ गया, प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है रूट 2, माइनस का रूट 2 x प्लस 1/3 बराबर 0। अब यहाँ पे x² माइनस रूट 2 प्लस 1/3 रूट 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब देखो ये 3 आ रहा है, तो 3 का पूरी समीकरण को अपन 3 से गुणा करते हैं LHS RHS में, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा 3 रूट 2x, और यहाँ पे 1/3 को 3 से करेंगे तो वापस क्या जाएगा 1 बराबर क्या मिलेगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो ये समीकरण अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो इस समीकरण के जो 2 मूल प्राप्त होंगे और उन 2 मूलों का यदि योग करेंगे तो वो रूट 2 मिलेगा, और उन 2 मूलों का यदि अपन गुणा करेंगे तो 1/3 मिलेगा। इतनी सी बात है, सरल सरल बातें हैं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आएगा। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं भाई, या तो मूल देगा, मूलों का योग और गुणनफल देगा और समीकरण पूछेगा, या फिर आपको क्या दे देगा, समीकरण दे देगा और उसके मूल पूछ लेगा। और अपने सिलेबस में द्विघातीय समीकरण दी हुई है, तो बहुत ईजी टॉपिक है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, जितनी बार एक्स एक्स पे काट रहा है तो वो एक्स के क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और जितनी बार वाई एक्स, मान लो वाई के अंदर कोई समीकरण दी हुई है, आपको पूछे भाई इसमें वाई के कितने शून्य होंगे, तो आप वाई एक्स पे जितनी बार काट रहा है उतनी बार चेक कर लो। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सरल सरल चीज़ें हैं। ठीक है, धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।